क्या हाल चाल मेरे सभी नन्हे मुन्ने बच्चों। क्लास 12th की पहली प्रहार बैच की 30 डेज अटैक की क्लास शुरू हो चुकी है एंड आई होप आप सभी लोग एनर्जी के साथ आ चुके हैं। हम लोग एक नहीं 2 दिन डिले किए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है हम लोगों ने। 30 दिन के अंदर तुम्हारा और मेरा सफ़र शुरू होने वाला है। वो हर रात हम लोग इस तरीके से मेहनत करने वाले हैं जैसे हमारे बोर्ड जस्ट कल ही आके बैठे हुए हैं। हमें इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्म अप करना पड़ेगा। जब भी मैं खाली होता हूं, जब भी मैं टीम के साथ बैठा हुआ, तो हम लोग के दिमाग में बस एक ही चीज रहती है, किस तरीके से 30 दिन में ऐसा रिवीजन कर लिया जाए, कि ऐसा प्रॉपर तरीके से मैराथन कर लिया जाए कि हम लोग जब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हुए हों तब हमें कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना आ रही हो, मेरे को मल्टीपल रिविजन की जरूरत ना पड़ रही हो। मैं बार बार, वो बच्चे नहीं होते सेंटर के आगे कॉपी खोल के बैठे हुए होते, उनकी तरीके से हम लोगों को नहीं बनना है। वी हैव टू क्लियर आवर माइंडसेट एंड बूम। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आज हम लोग अपना जो शुरू करने वाले हैं टॉपिक, वो हमारी बुक नंबर 2 दैट मींस शेयर्स से होने वाला है। दैट सिंपली मींस कि मैं यहां से शेयर्स को ही क्यों शुरू कर रहा हूं, इसका जो तुमको लॉजिक है वो पता चल जाएगा जब तुम्हारी बुक नंबर 2 और बुक नंबर 3 मैं एक साथ कंप्लीट करा दूंगा विद इन 10 डेज। यू विल फील लाइक कि भैया यार आपने तो जादू ही कर डाला। अब ये जादू होगा कैसे? ये जादू होगा कंसिस्टेंट एफर्ट्स और उसके साथ साथ जो शीट्स मैं तुम लोग को देने वाला हूं उसके साथ। तो मतलब तुमको अपनी प्रॉपर तरीके से डेस्क बना लेनी है, अच्छी तरीके से बैठ जाना है, फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर लगा देना है और 2 घंटा मेरे साथ अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। तो ध्यान देना इस चीज का कि जल्दी से हम लोगों को अपना टारगेट ऑफ 90, 95, 96, 97, 98, 99 व्हाटएवर यू विश फॉर, उस पे हम लोग को आज से काम करना शुरू कर देना है। दिस इज प्रियांश दीक्षित, यू आर वाचिंग कॉमर्स क्लब। जल्दी 95% को स्कोर करते हैं। कम ऑन। चलो तो शुरू करते हैं शेयर्स के टॉपिक को। और बच्चों ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि हम लोग आज शेयर्स की बेसिक थ्योरीज पे जाने वाले हैं। और वो बेसिक थ्योरीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल, ये सारी की सारी चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल टर्म्स जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, उसके साथ साथ हम लोग के प्रेफरेंस शेयर्स क्या के साथ इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ इक्विटी शेयर्स के क्या डिविजन्स होते हैं, कंपनी एक्चुअली में फॉर्म कैसे होती है, कंपनी के एक्चुअली टाइप्स क्या होते हैं। और उसके साथ साथ अगर ये सारी की सारी चीजें तुमको एक बार रिवाइज हो जाती हैं तो तुम्हारी जो जर्नल एंट्री बनती है बच्चों, ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा ऑसम होती है। फिर तुम्हें वो रटना नहीं पड़ता, अच्छा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। और मेरा मेजर टारगेट तो यहां पे रेक्टिफिकेशन और उसके साथ रेक्टिफिकेशन, मेरा प्रॉपर टारगेट यहां पे आपका जो कॉल्स इन अरियर्स है, उसके साथ साथ फॉरफीचर है, री इशू है, इन सब पे ज्यादा फोकस होने वाला है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग शेयर्स को शुरू कर सकते हैं। मैंने तुमको बेसिक रोड मैप दे दिया है। आज की कक्षा में हम लोग कंप्लीट कर डालेंगे पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं शेयर्स को बहुत ब्रीफली तुमको एक्सप्लेन करूं तो शेयर्स एक सबसे टॉप नॉच बिजनेस का कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का तरीका है। सबसे टॉप नॉच बिजनेस का मतलब क्या हुआ बच्चों? ध्यान दीजिएगा, हमारे बिजनेस के 2 टाइप्स होते हैं, मेजरली बच्चों को पता होता है, ठीक है। जो हमारा बिजनेस होता है ये मेनली आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो कोऑपरेटिव होता है और दूसरा होता है नॉन कॉर्पोरेट। मतलब एक कॉर्पोरेट सेक्टर का बिजनेस होता है, एक नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर का बिजनेस होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर का जो बिजनेस होता है उसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं बता सकता हूं ये बिग फर्म्स होती हैं। दैट मींस इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होती है, यहां पे लोग ज्यादा होते हैं, एम्प्लॉइज ज्यादा होते हैं और ये मेजरली मल्टीनेशनल लेवल पे भी काम करती हैं। नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़े से स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। दैट सिंपली मींस कि इनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा नहीं होता, गली मोहल्ले में बिजनेस कर रहे होते हैं, मोमोज का ठेला एक नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर होता है। और सबसे जरूरी चीज यहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और यहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। दैट मींस अगर आप एक नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर का बिजनेस ओपन करते हो तो आपके पास रजिस्ट्रेशन कंपल्शन नहीं होता, मतलब आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बात करूं तो कॉर्पोरेट सेक्टर इससे बिल्कुल अलग चलता है। यहां पे आपके पास कम से कम 5 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो क्रॉस चेक होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन कंपल्शन होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आपको कराना पड़ेगा अंडर एनी एक्ट लाइक कंपनीज एक्ट 2013। और जैसे ही आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लेते हो, आप एक सर्टिफाइड कॉर्पोरेट सेक्टर के
नियर अबाउट एक पार्ट बन जाते हो। जैसे हमारे पास बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, और आप जिसका फोन चला रहे हो सैमसंग हो गई, वीवो हो गई, वन प्लस हो गई, ओप्पो हो गई, ये सब क्या हो गए बच्चे, कॉर्पोरेट सेक्टर के क्या कहते हैं बिजनेसेस हैं जिनके अंदर रजिस्ट्रेशन कंपल्सन होता है और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। वहीं पे बात करूं नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो यहां पे कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, छोटा ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होता, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम होता है। इसके बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं हमारे क्या, दैट इज योर पार्टनरशिप। याद है ना, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन दैट मींस डीड बनाना जरूरी नहीं होता था, ठीक है। उसके साथ होता है हमारे साथ दूसरा जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है बच्चे हमारा, वो हो सकता है सोल प्रोप्राइटर, सबसे ज्यादा जाने वाला। उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये भी हो सकता है, एंड सो। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं इस पर रजिस्ट्रेशन कंपल्सन नहीं होता है और कॉर्पोरेट सेक्टर में रजिस्ट्रेशन कंपल्सन होता है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो अपने क्लास 12th में पढ़ते हैं वो बुक नंबर 1 हमारी पार्टनरशिप पे है, दैट मींस ये जो पार्टनरशिप है ये हमारी बुक नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद बुक नंबर 2 और बुक नंबर 3 सारी की सारी कॉर्पोरेट सेक्टर पे है। मतलब एक बुक हो गई आपकी बुक नंबर 1 पार्टनरशिप की हो गई नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की, उसके बाद बुक नंबर 2 और बुक नंबर 3 कंपनीज पे है तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर की हो गई। आगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाएंगे और इवन कंपनी सेक्रेटरी, आपको मेजरली पढ़ाई कॉर्पोरेट सेक्टर की कराई जाएगी। नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की पढ़ाई होती है लेकिन इतनी ज्यादा जोरों शोरों से नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर सकते हैं कि कंपनी क्या होती है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कंपनी क्या है। एक कंपनी, पहले तो मैंने बता दिया कॉर्पोरेट सेक्टर है, यहां पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सन होता है, ठीक है। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है बच्चों, एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब इस पे केस हो सकता है, ये केस कर सकती है, इसका प्रॉफिट है, इसकी ड्राइंग्स है, इसकी इज्जत है, इसकी गुडविल है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सन की पहचान होती है। मतलब इंसान नहीं है लेकिन काम धंधे सारे के सारे किसके हैं, एक इंसान जैसे ही हैं। एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब लॉ ने इसको बनाया। लॉ में कौन आ गया बच्चे, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले अगर हम लोग बात करें तो 1956 चलता था कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, फिर उसमें कुछ अल्टरेशन हुआ, उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। अभी बीच में 2020 में भी कुछ क्या कहते हैं रेक्टिफिकेशन हुए थे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, लेकिन इतने ज्यादा हैवी नहीं थे, वरना इसका नाम चेंज होकर कंपनीज एक्ट 2020 भी पड़ सकता था। लेकिन बहुत ज्यादा रेक्टिफिकेशंस नहीं हुए, बहुत ज्यादा चीजों में चेंज नहीं आया कंपनीज एक्ट 2013 में, तो अभी भी उसका नाम 2013 ही चल रहा है बच्चों, ठीक है। आगे बात करें, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब एक कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जो कंपनी को बनाने वाला है, बच्चे ध्यान देंगे बच्चों, जो कंपनी को बनाने वाला है उसे हम लोग फाउंडर या सीईओ नहीं बोलते, उसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, कंपनी को जो बनाने वाला प्रमोटर है, दैट मींस जैसे मान के चलो मैं कोई कंपनी बना रहा हूं तो मैं प्रमोटर कहलाऊंगा, लेकिन मेरी जो पहचान है और प्रमोटर, मी एज अ प्रमोटर, मेरी जो पहचान है और जो कंपनी की पहचान है वो दोनों ही डिफरेंट रहने वाली है, दोनों ही अलग अलग रहने वाली है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब जो प्रमोटर है और जो कंपनी है दोनों ही डिफरेंट है बच्चों, ठीक है। जो प्रमोटर है और जो कंपनी है दोनों ही क्या है बच्चे, डिफरेंट है, विद परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, डेथ, ल्यूनेसी, उसके साथ साथ खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब कोई भी चीजें आ जाती हैं तो बच्चे ध्यान रखना कंपनी इफेक्ट नहीं होने वाली है। सर रतन टाटा ने टाटा को बहुत सालों तक का नेतृत्व दिया, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी लास्ट ईयर डेथ हुई, जिसकी वजह से लास्ट ईयर जिसकी वजह से टाटा को अब कोई और संभाल रहा है। इसी को कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। दैट मींस किसी की डेथ, किसी के भी क्या कहते हैं एब्सेंस या फिर एब्सेंटीज के कारण आपका बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। और यहां पे कॉमन सील होती है भाई, यहां पे कंपनी के नाम पे कोई भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कंपनी के नाम पे कोई भी चीज परचेज हो रही है, इन सब पे कंपनी सिग्नेचर तो कर नहीं सकती है, तो इसका अपना ही एक स्टैंप आता है, उसको कॉमन सील कहा जाता है। इस स्टैंप को जब स्टैंप होता है, मतलब इस स्टैंप को जब पेपर पे किया जाता है तो यहां पे सीधी बात है, तब वो माना जाता है कि ऑफिशियली कंपनी ने ये पर्टिकुलर एसेट्स परचेज करी या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑन कंसीडरेशन किया है। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये स्टैंप ही जरूरी नहीं है। आज के जमाने में हमारे पास स्टैंप प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर भी मैंडेटरी माना जाता है। मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कंपनी का, आउटसाइड वर्ल्ड से कोई बिजनेस से की कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है, जिसमें मान के चलिए कि अदानी है, अदानी ने अभी हजारों करोड़ की जमीन 1 रुपए में ले ली मोदी सरकार से, तो यहां पे जब अदानी ग्रुप ने वो चीज खरीदी होगी तो वहां पे अदानी ग्रुप का स्टैंप मतलब कॉमन सील भी लगा होगा, उसके साथ साथ वहां के जो कंपनी सेक्रेटरी उनका सिग्नेचर भी लगा होगा, तब जाके वो डील 100% फुली फाइनली मानी गई है। तो वो जगह जो हजारों करोड़ की जमीन है वो सर अदानी जी की नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो अदानी ग्रुप है उसकी मानी जाएगी। सो जो अदानी है इज अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि वो प्रमोटर ऑफ द कंपनी, और अदानी लिमिटेड इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। आई होप तुमको ये चीज अच्छी तरीके से समझ आ गई कंपनीज क्या होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी के। भागना नहीं कैरेक्टरिस्टिक देखो, भागो ये तो थ्योरी चल रही है, अभी न्यूमेरिकल आएगा तब देखेंगे। यही तो दिक्कत है, जब तक चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर आउट नहीं होंगी तो वाइवा में क्या करोगे, और वाइवा अगर हो चुका है तो सीधी बात यह है कि यार एमसीक्यू
उससे बन गया तो क्या करोगे, और उसके बाद भी एप्लीकेशन कैसे होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, अरियर क्यों है, उसके बाद फॉरफीट क्यों करते हैं, उसके बाद री इशू करते हैं, कैपिटल रिजर्व कैपिटल, ये सब क्या है कैसे जानोगे, इसके लिए हमें यहां पे बहुत काम डाउन होकर सारी की सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी का क्या है, कि कंपनी के अंदर ऐसे कैसे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 आंख है, 1 नाक है, 2 कान है, 2 पैर है, हाँ सब समझ गए हो तुम, तो सीधी बात है वो सब भी है तुम्हारे पास। तो कहने का मतलब क्या है कि वैसे कंपनी के पास क्या क्या, कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको अगर समझते हैं तो यहां पे सबसे पहला क्या है, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी का फीचर, कंपनी जन्म कैसे लेती है, ठीक है भाई, जन्म लेना भी एक फीचर है, तो वो फीचर क्या है बताया जा रहा है, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। जैसे भाई हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, वैसे कंपनी का जो बर्थ सर्टिफिकेट, जो कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है उसे क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। हमेशा याद रखना, कंपनी के बर्थ सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है किसका बच्चों, ऑफ अ कंपनी, ये कौन इशू करता है, हमारे यहां बर्थ सर्टिफिकेट तो एक डॉक्टर और एक हॉस्पिटल इशू करता है, वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी करता है। ठीक है, जिसको आरओसी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों, आरओसी भी कहा जाता है। चलो तो ध्यान रखना, the certificate of incorporation of a company is issued by the registrar of the company, that means ROC, as per the guideline and procedures given in the Companies Act 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जितने भी नॉर्म्स हैं, अगर उसको एक बिजनेस फुलफिल कर लेता है तो जो आरओसी होता है वो आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बच्चों, वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसको आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाउंडेशन लेवल पे थोड़ा पढ़ोगे, और इंटरमीडिएट में आप तो पूरा का पूरा इसका सेक्शन ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसको आपको बस टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, द लॉ कंसीडर्स अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, वैसे ही पूरी दुनिया के लिए, और इवन इफ जो लॉ है, जो सरकार है, वो भी आपके बिजनेस को एक ऐसा सेपरेट लीगल एंटिटी मानने लगेगी। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई फ्रॉडमेंटल एक्टिविटी करते हैं और आगे कभी भी पकड़े जाते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, ये सेपरेट लीगल एंटिटी को हम लोग बोलते हैं वेल। क्या बोलते हैं, वेल। वेल मतलब पर्दा, मतलब जो प्रमोटर है और जो बिजनेस है, दोनों ही अलग अलग पहचान होते हैं। तो ये वेल जो होती है, अगर आप फ्रॉड कर रहे होते हैं तो ये वेल हटा दी जाती है, इसको रिमूवल ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी कहते हैं। तो दैट मींस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी की आड़ में कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते रहेंगे। ठीक है, आप अगर कभी भी ऐसा पकड़े जाते हैं और शक के नजरिए में आते हैं, तो बच्चे ध्यान रखना, ये रिमूवल ऑफ कॉर्पोरेट वेल हटा दिया जाएगा, और सेपरेट लीगल एंटिटी का जो फीचर है ये आपकी कंपनी से रिमूव हो जाएगा, और आप मेजर केसेस में आपकी कंपनी टर्मिनेट भी हो सकती है, मतलब उसकी फंक्शनिंग रोक दी जाएगी, कंपनी लिक्विडेट कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। दैट सिंपली मींस कि कंपनी, ये तो बात ही कर दिया कि यहां पे जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर से अलग मानी जाती है, मतलब कंपनी अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर अलग है। सर आपने कहा था प्रमोटर अलग है, कंपनी अलग है, प्रमोटर भी एक शेयर होल्डर एक तरीके का, मतलब मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, मतलब मैंने कंपनी को जन्म दिया, मतलब मैंने कंपनी का आइडिया रखा है, मैंने नींव रखी है। ठीक है, तो सीधी बात यह है कि जब एक प्रमोटर, मेरी बात समझना, जब एक प्रमोटर एक कंपनी की नींव रखता है, कंपनी को बनाता है, तो वो भी तो उसका एक शेयर होल्डर ही कहलाता है, क्योंकि उस कंपनी में उसका एक शेयर है, उसका एक इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर। तो सीधी बात यह है, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। सीधी बात है कि कंपनी इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, शेयर इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, मतलब सीधी बात है कि शेयर होल्डर एक अलग पहचान है, प्रमोटर, सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, डिन्स, ये सब एक अलग है, कंपनी एक अलग एस्पेक्ट है। आगे बात करते हैं, अ कंपनी इज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। दैट मींस कंपनी का एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, इसके बारे में बात कर सकते हैं, बात कर चुके हैं हम लोग। दैट मींस किसी की डेथ से, ल्यूनेसी मतलब पागलपंथी का दौरा, या फिर इनसॉल्वेंसी, गरीब हो गया, दिवालिया हो गया, पूरा पैसा ही नहीं बचा, या फिर शेयर होल्डर्स किसी की वजह से, किसी की भी वजह से आपकी कंपनी बंद नहीं होगी। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, डेथ, ल्यूनेसी और उसके साथ साथ इंसॉल्वेंसी कांट अफेक्ट आवर कंपनी, कंपनी लास्ट लॉन्ग है। पहले भी बात हो चुकी है ना, पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग इस चीज़ की, हमेशा याद रखना। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, क्या सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन देश जिंदा रहना चाहिए, तो शेयर होल्डर आते जाते रहेंगे, प्रमोटर आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी जिंदा रहनी चाहिए। तो दैट इज अवर व्हाट, दैट इज अवर परपेचुअल एग्जिस्टेंस। आगे बात करते हैं, एवरी कंपनी हैज इट्स ओन कॉमन सील, सबकी अपनी एक खुद की कॉमन सील होती है, विच एक्ट एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। दैट मींस अगर कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वही ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है। ये भी मैंने पहले बात कर ली थी, ध्यान रखना। एक कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर और चाहिए, मैंडेटरी नहीं है लेकिन
चाहिए होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यहां पे द शेयर ऑफ द कंपनी इज ट्रांसफर्ड द सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, एग्जांपल सम कंडीशन फॉर द प्राइवेट कंपनी। यहां पे शेयर जो है कंपनी के ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब मान के चलिए मैं शेयर होल्ड करता हूं, मैं अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन वो कुछ सेपरेट कंडीशंस के अंदर होता है, कुछ बहुत आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर होता है। वो कंडीशन एक प्राइवेट कंपनी ही फुलफिल कर सकती है। अभी प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये जब हम आगे पढ़ते चलेंगे तब समझेंगे, ठीक है। क्योंकि कंपनी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से, ठीक है। और उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। आप अपना पैसा लेके आइए, आपको बस कंपनी के बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको जो रिलैक्सेशन मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू कंपनीज को वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप आम जनता से पैसा नहीं उठा सकते, ठीक है। और एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, दैट मींस 50% स्टेक जो होल्ड करता है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो वो चीजें अलग हैं। तो द शेयर ऑफ द कंपनी इज ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, ठीक है, टू सर्टेन कंडीशन। आपका शेयर ट्रांसफर हो सकता है सर्टेन कंडीशन में, इफ अगर आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, और मेजर जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनके आगे लिखा जाता है, जैसे XYZ PVT LTD, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है लेकिन ये अपने शेयर आम जनता को क्या कहते हैं ट्रांसफर नहीं कर सकती है, ये उनको बेच नहीं सकती, उनसे पैसा नहीं उठा सकती। अब मान के चलो तो फिर यहाँ पे शेयर होल्डर होते हैं बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। दैट मींस अगर मान के चलिए कि 3 तरीके की कंपनी है, एक हो गई आपकी PVT LTD मतलब प्राइवेट लिमिटेड, एक हो गई पब्लिक लिमिटेड जो सिर्फ लिमिटेड लगाती है, एक गवर्नमेंट लिमिटेड जो GOV LTD लगाती है, ठीक है। तो 3 तरीके की कंपनी हमारे भारत में चल रही है। सबसे पहले चल रही है प्राइवेट कंपनी, दूसरी चल रही है पब्लिक कंपनी, तीसरी चल रही है गवर्नमेंट कंपनी। यहां पे जो प्राइवेट कंपनी होती है ये कांट शेयर या फिर कांट इशू इट्स शेयर्स टू पब्लिक, मतलब पब्लिक इशू नहीं कर सकती। ये जो पब्लिक लिमिटेड है ये पब्लिक इशू कर सकती है विद द हेल्प ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। वहीं पे गवर्नमेंट लिमिटेड अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो गवर्नमेंट लिमिटेड जो होती है, गवर्नमेंट लिमिटेड क्या होता है, मतलब GOV LTD जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है, ये भी अपने पब्लिक इश्यूज नहीं कर सकती है। और यहाँ पे 100% जो फंडिंग होती है, फिर 51% फंडिंग जो होती है वो या तो CG की होती है या तो SG की होती है, दैट मीन स्टेट गवर्नमेंट की होती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, जो प्राइवेट लिमिटेड है वो तो अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, ध्यान देना। जो प्राइवेट लिमिटेड है वो तो अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इशू का जो दारोमदार है वो आपको पब्लिक कंपनी में मिलता है, ठीक है। दैट मींस जो पब्लिक कंपनी है ये जो पब्लिक कंपनी है सिर्फ इसी के पास है कि पब्लिक इशू कर सकती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो ग्रो अप स्टॉक्स इन सब में आप लोग कंपनीज को इशू करते, इन सब के शेयर्स खरीदते, वो एक पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, तो इसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, इसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इनके जान पहचान के होते हैं उनको शेयर होल्डर बना लेते हैं ये लोग, जैसे उनके पास पैसा वैसा आ जाए, लेकिन बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। कल को अब वो शेयर होल्डर आपके बिजनेस में नहीं वर्कआउट करना चाहता है, वो नहीं चाहता है, भाई स्वतंत्र भारत है, वो दूसरी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है और अपने शेयर्स बेचना चाहता है, तो अब ये पब्लिक इशू तो कर नहीं सकते। तो भाई सीधी बात ये तो कि अपने शेयर्स बेच दे और किसी और को दे दे, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में अपने शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं और इस कंपनी से आजाद हो जाते हैं और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि इसी को ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कहा जाता है, और ये बहुत लिमिटेड जगहों पे होता है, जैसे प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप अपने शेयर्स बेच दीजिए, कोई ना कोई इसको खरीद ही लेगा। इसको ट्रांसफर करने का मतलब यहां पे बाय और सेल ऑफ शेयर्स ही चलता है, ठीक है। यहां पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स माना जाता है। गवर्नमेंट कंपनी आपके सिलेबस में नहीं है, इवन इफ है तो इनकी वर्किंग दोनों ही सिलेबस में नहीं, क्योंकि इनकी सिर्फ अकाउंटिंग है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको यहां पे बता दिया है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है। अब आगे बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, दैट इज अवर टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज, अलग अलग तरीके की कंपनी, मैंने पहले बात कर लिया था, गवर्नमेंट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। सबसे पहले हम लोग प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्लॉज 68, दैट मींस हमारी पूरी पूरी जहां पे सारी की सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं हर चीज की, मतलब कंपनी से रिलेटेड हर एक डेफिनेशन जो यहां पे लिखी हुई है वो सेक्शन नंबर 2 ऑफ क्लॉज 68 में लिखी हुई है, मतलब सेक्शन 2 और 68th डेफिनेशन है किसकी बच्चों, हमारी प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस, एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है, वैसे तो मैंने तुमको बता दिया प्राइवेट कंपनी क्या होती है। एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है माय डियर, एक प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। ये पहले चलता था, मतलब
अगर आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल मतलब आपने मिनिमम बिजनेस जो है वो 1 लाख का बना लिया है, तो आप और आप कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड भी हैं, तो आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कंसीडर करे जाओगे। लेकिन आज के जो रेक्टिफाइड रूल्स हैं ऑफ सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 68, वो अब मिनिमम 1 लाख के बारे में बात करते नहीं। आप रजिस्टर्ड हैं, आपने 2 लाख 3 लाख 4 लाख इवन 50,000 का भी बिजनेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 2013 में, तब भी आप प्राइवेट के अंदर कंसीडर करे जाओगे। बस आप ध्यान रखना, अपने शेयर पब्लिक इशू नहीं कर सकते। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो सीधी बात यहां पे ये है कि पहले की डेफिनेशन थी 1 लाख मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अब वो भी हटा दिया गया है, ठीक है। एंड बाय विच आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट मींस रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, मतलब जो आपका एओए है सर, एओए क्या होता है, ये आपकी कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये 2 आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। एमओए में बिजनेस एक्सटर्नली किन से इंटरेक्ट करने वाला है कि भाई हम लोग किस तरीके का बिजनेस चलाने वाले हैं, हम लोग कौन सी फील्ड में काम करने वाले हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी कैसे यूज करने वाले हैं, हम लोग ई वेस्ट को कैसे डिकम्पोज करने वाले हैं, हम लोग नेचुरल वेस्ट को कैसे डिकम्पोज करेंगे, हम लोग प्रॉफिट किस तरीके से शेयर करेंगे, हम डिविडेंड्स कितना देंगे, ये सब एमओए में लिखा होता है। मतलब बिजनेस आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करेगा। और एओए में लिखा होता है कि हम अपने एक्चुअल मतलब जो हमारे सेलर्स कैसे हो सकते हैं, हमारे जो जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी कितनी कितनी देंगे, हम लोग बोनस किस तरीके से शेयर करेंगे, सीईओ सैलरी कैसे लेगा, ये सारी की सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। हम लोग शेयर्स कहां से इकट्ठा करेंगे, हम पैसा कहां से लेके आएंगे, हर चीज का जो ब्यौरा है वो देना पड़ता है हम लोग को अपने कंपनीज एक्ट में। और कंपनीज एक्ट बोलता है ये चीज आप एओए में रेफर करिएगा अपने, दैट मींस अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर इस चीज को लिखिएगा। तो वहीं पे एओए जो है हमारा, एओए जो इंटरनल, ठीक है, जो इंटरनल अफेयर्स को बताता है, वो कहता है कि एक प्राइवेट कंपनी अपने एओए के अंदर क्या लिखेगी, वो लिखेगी रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, ठीक है। यहां पे रिस्ट्रिक्शंस मिल जाती हैं कि आप अपने शेयर्स के राइट्स को ट्रांसफर नहीं करेगा। इन स्पेशल केसेस ही हो सकता है, इफ के केस में बहुत ज्यादा अगर एक्सट्रीम सिचुएशंस जा रही हैं तो। लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 200 होंगे, एक्सक्लूडिंग इट्स पार्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर्स। बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पे वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे जो आपके पास्ट मेंबर्स थे, जो आपके मेंबर्स बने हुए थे, मतलब आपके शेयर होल्डर्स थे, और या फिर आप फ्यूचर में जिनको अपना मेंबर बना लोगे, उनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। आप अपने पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर्स को हटा दीजिएगा। उसको हटा के जो आपके मतलब जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो तो मेंबर है ही है बिजनेस के, उनको हटा के 200 लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये 200 लोग आपके सिलेक्टिव होंगे, ऐसे नहीं कि जनरली मैंने बोल दिया हाँ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और सब लोग आओ इन्वेस्ट करो। ये 200 मेंबर होंगे, ये आपके सिलेक्शन के 200 मेंबर होंगे, 200 से एक भी ज्यादा नहीं। हाँ 200 से ज्यादा तब हो सकता है जब आपके वो एम्प्लॉइज हो या फिर पास्ट मेंबर्स हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको 200 से ज्यादा की जरूरत है, ध्यान रखना, अगर आपको 200 से ज्यादा की जरूरत है तो बच्चे ध्यान रखेंगे तो आपको प्राइवेट नहीं पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको 200 से ज्यादा की जरूरत है, पैसे की ज्यादा जरूरत है, 200 लोग अपनी सारी की सारी जमा पूंजी आपके बिजनेस में लगा चुके हैं, अभी भी आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, अब आप कहां से पैसा लाओ, कहां से पैसा लाओ, आप पब्लिक इशू कर नहीं सकते, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा नहीं सकते, आपको कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ करता नहीं कि सारी की सारी चीजें करो, तो अब करोगे क्या आप? अब यहां पे जो चीज होएगी वो होगी कि या तो आप अपनी प्राइवेट कंपनी का डेजिग्नेशन हटा दो और एक पब्लिक कंपनी बना लो जहां पे आप पब्लिक इशू कर सकते हो। लेकिन वहां पे क्या है कि आपकी ओनरशिप छिन जाएगी, आपकी डाइल्यूशन हो जाएगी। अगर आपको पसंद है कि हक जमाना है बिजनेस पे, आपका रौला चलना चाहिए बिजनेस के अंदर, लेकिन अब आप अगर पब्लिक कंपनी बना लोगे तो वहां पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, तो फिर बहुत सारे शेयर होल्डर हो जाएंगे तो आपकी जो ओनरशिप है वो लिक्विडेट हो जाएगी। फिर वो लोग भी दिमाग लगाएंगे यार बिजनेस ऐसा नहीं है, ऐसा चलना चाहिए, तो ये चीज आपको खलेगी। फिर तो अब क्या किया जाए, अब यहां पे क्या किया जाए, तो अब यहां पे क्या करेगा, प्राइवेट कंपनी जो है या तो पब्लिक कंपनी बन जाए, लेकिन नहीं, अगर आपको ये सारी की सारी चीजें नहीं गंवा रहा है कि भाई आपकी कंपनी को कोई दूसरा आके कंट्रोल करे, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्राइवेट कंपनी को डीम्ड पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो। सर ये क्या होता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच का पार्ट होता है डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो ये क्या होता है सर, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था 2 तरीके की कंपनी होती है, ईदर फॉर द प्राइवेट ईदर फॉर द पब्लिक, या तो प्राइवेट होगी या तो पब्लिक होगी, या तो प्राइवेट होगी या तो पब्लिक होगी। यहां पे लिमिटेड नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं, कितने, 200, यहां पे अनलिमिटेड है, कितने भी लोग मेंबर्स हो सकते हैं, कितने लोग भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। अब आपको 200 से ज्यादा चाहिए, आपको 300 लोग चाहिए, ठीक है, आपको 100 लोग ज्यादा चाहिए, लेकिन आप चाहते भी नहीं हो कि आप पब्लिक कंपनी बनाओ क्योंकि वहां पे लोग इंटरफेयर करने लग जाते हैं। तो आप क्या करो कि आप एक डीम्ड पब्लिक कंपनी बनाओ। क्या बनाओ, डीम्ड पब्लिक। डीम्ड का मतलब लगती है किसकी तरह, पब्लिक कंपनी की तरह। डीम्ड का मतलब लगती है किसकी तरह, पब्लिक कंपनी की तरह। मतलब पब्लिक कंपनी की तरह लगने वाली एक कंपनी बना लो जो ना प्राइवेट है और जो ना पब्लिक है, वो बस पब्लिक की तरह लगती है।
सर ऐसी भी कंपनी होती है? बिल्कुल होती है। प्राइवेट पब्लिक के बीच में आती है डीम्ड पब्लिक कंपनी, जिसमें सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्राइवेट वाले ही होते हैं। बस एक चीज में आपको रिलैक्सेशन दे दी जाती है कि आप अपने मेंबर्स को 200, 300, 400, 500, 600 अनलिमिटेड कर सकते हो। तो ये चीज आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है उसमें, ठीक है। आई होप तुम इस चीज को समझ गए हो, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर लिया किस चीज की, कि भाई प्राइवेट कंपनी क्या होती है। आगे प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज। यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने कोई भी शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है। आप पैसे कहीं से भी इकट्ठा नहीं कर सकते, सिलेक्टिव 200 मेंबर्स से ही आप पैसा ले सकते हो। हाँ, इन केस आप प्राइवेट कंपनी को डीम्ड, ये क्या लिख दिया, आप अगर डीम्ड पब्लिक कंपनी बना लो तब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज में रियायत मिलेगी कि आप अपने मेंबर्स बढ़ा सकते हो। स्टिल उन्हीं मेंबर से ही आप शेयर कैपिटल इकट्ठा कर सकते हो, बाकी आप वहां पे भी पब्लिक इशू नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप तुमको ये प्राइवेट कंपनी का पूरा लॉजिक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी, जिसपे हमारा पूरा का पूरा क्लास 12th बना हुआ है। दैट मींस इसी पब्लिक कंपनी की आप लोग शेयर्स, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इसी में अरियर्स होती है, इसी में एडवांसेस होते हैं, इसी में आपके नियर अबाउट फॉर फीचर होता है, इसी में री इशू होता है, इसी में कैपिटल रिजर्व में पैसा जाता है, इसी में शेयर कैपिटल होती है, इसी में प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इसी में इक्विटी शेयर्स होते हैं, इसी की बैलेंस शीट आप लोग पढ़ते हैं। तो ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है बच्चे? पब्लिक कंपनी क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 71, सॉरी ये क्लॉज 71, तो यहां पे हमारा कौन सा क्लॉज था? 68। मतलब हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर जितनी भी डिफिनेशंस लिखी हुई हैं उसमें 68th डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी की थी और उसमें 71 डेफिनेशन टाइप्स ऑफ कंपनी, अरे क्या बोला, पब्लिक कंपनी की। सर इनको एक साथ क्यों नहीं लिखा है? वो हमारी जो क्लॉज थी, मतलब डेफिनेशन थी, वो 68 थी, इसको 71 पे कर देते। अरे यार उसको 69 पे कर देते या फिर 67 पे कर देते, इसको 71 पे क्यों किया गया बच्चे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर जो डेफिनेशंस हैं वो अरेंज की जाती हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पब्लिक कंपनी जो 71th रैंक पे आई होगी, इसलिए 71th डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 पूरा का पूरा डेफिनेशंस पे ही है, कंपनीज एक्ट 2013 का। सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज, दैट मींस डेफिनेशन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक पब्लिक कंपनी क्या होती है? एक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी की सारी लिमिटेशन को तोड़ दे, इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। एंड हैज इट मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। आज के जमाने में ये 5 लाख वाला भी बवाल हो गया है, खत्म कर दिया गया है, लेकिन स्टिल माना जाता है कि आपको अगर एक कंपनी बनाए तो मिनिमम 5 लाख का तो यार निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट कर ही दीजिए कंपनी में। और हायर कैपिटल भी हो सकती है 5 लाख, फिर 5 करोड़ भी हो सकती है, 5 अरब भी हो सकती है, 5 लाख अरब भी हो सकती है, जितना भी बढ़ा सको, ठीक है। एंड मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी एंड नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। और या फिर आप अपने मन की कैपिटल भी लगा सकते हो, ध्यान रखिएगा, आप बस कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, आप पब्लिक कंपनी ही हो सकते हैं। हाँ, अगर आप प्राइवेट कंपनी हैं और अपनी कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, 200 मेंबर से भी ज्यादा जाना चाहते हैं, तो आप एक डीम्ड पब्लिक कंपनी भी बना सकते हैं। देखो सब कुछ आने लगे ना, सब कनेक्शन बैठने लगे, सारे के सारे कनेक्शन बैठने लगे कि नहीं लगे? तो भाई साहब यही चीज है हमारी, क्या? पब्लिक कंपनी और डीम्ड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच का डिफरेंस। अच्छा, आपको क्या करना है? आपको पब्लिक कंपनी की जर्नल एंट्रीज पास करनी है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि आपको प्राइवेट कंपनी की करनी है, कि आपको डीम्ड पब्लिक कंपनी की करनी है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी की एंट्रीज पास करनी है। आगे हायर क्लासेस में जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करोगे, तो आपको ये सारी की सारी चीजें पढ़ाएंगी, प्राइवेट भी क्या होता है, पब्लिक भी क्या होता है और डीम्ड पब्लिक भी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे, 1% कंपनी, ये भी एक तरीके की कंपनी होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 1% कंपनी क्या है? सर आपने इसके बारे में तो बताया नहीं। 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी है, तो सर इसको 1% कंपनी नाम क्यों दिया गया? बच्चे ध्यान दो, मैंने क्या कहा, अगर मैं 2 पार्ट में बाइफरकेट करूं, 1% कंपनी से पहले देखो, अगर मान के चलो मेरे पास कंपनी है, ठीक है, और कंपनी का अगर मैं सिर्फ 2 का डिवीजन करता हूं, एक करता हूं प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट कंपनी, और एक करता हूं पब्लिक लिमिटेड, दैट मींस पब्लिक कंपनी। तो जो प्राइवेट लिमिटेड है माय डियर, जो प्राइवेट लिमिटेड है, जो मेरी प्राइवेट लिमिटेड है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने कहा था प्राइवेट मेंबर्स में क्या होता है, 200 मेंबर्स की होती है ना, 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं, लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, पब्लिक इशू नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। तो ये प्राइवेट लिमिटेड जो होती है ये भी 2 पार्ट में होती है। ये क्या होती है, तो 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, ठीक है।
प्राइवेट लिमिटेड भी दो तरीके में होती है, 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, ठीक है। स्मॉल कंपनी जिसका एक जो परसेंटेज ऑफ कैपिटल होता है वो बहुत कम होता है, और 1% कंपनी जहां पे एक ही मेंबर होता है। यहां कितने मेंबर है? 200। अगर इसको और कम कर दिया जाए और छोटा कर दिया जाए, सिर्फ एक ही मेंबर है, 1 मेंबर, और आपका 1 जो होता है, एक आपका होता है दैट इज योर क्या बोलते हैं उसको, एक मेंबर होना चाहिए, प्रमोटर होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को मिलके, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, बीओडी होना चाहिए और एक प्रमोटर होना चाहिए। इन दोनों को मिलके है 1% कंपनी, दो लोग के मिलाप से चलती है, ठीक है। इन दो लोगों के मिलाप से जो बनती है वो बच्चे हमारी 1% कंपनी बनती है। और प्राइवेट लिमिटेड जो है, प्राइवेट लिमिटेड ये दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है बस, ठीक है। या तो ओपीसी होगी या तो स्मॉल कंपनी होगी, ठीक है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये ओपीसी जो होती है इसके अंदर एक प्रमोटर होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, दोनों के मिलके हमारा जो बिजनेस चलता है उसे हम लोग 1% कंपनी कहते हैं। इससे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो वो स्मॉल कंपनी बन जाती है। थोड़ा सा और कतई पीक चरम पे पहुंच जाए, 200 मेंबर्स हैं और हम क्या कहते हैं बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा की कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी है, तो वो प्राइवेट कंपनी के अंदर आ जाती है, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आ जाती है। तो हम लोग बात करें तो ओपीसी की, तो ओपीसी क्या है? ओपीसी सेक्शन 2 के 62 क्लॉज के अंदर डिफाइन करी गई है, ठीक है। तो 62th डेफिनेशन जो है वो ओपीसी की है। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट करती है 1% कंपनी इज अ कंपनी, एक कंपनी है विच हैज ओनली 1 मेंबर एज अ मेंबर। दैट मींस एक ही पर्सन है जो एज अ मेंबर वहां पे ट्रीट किया जाएगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर होता है। 200 वाला आ जाता है पब्लिक कंपनी के अंदर, क्या बोला, प्राइवेट कंपनी के अंदर अनलिमिटेड मेंबर्स आ जाते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर, ठीक है। रूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट इन कॉर्पोरेशन रूल 2014 प्रोवाइड्स दैट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उसके अंदर रूल नंबर 3 बोलता है ओनली ऑन इंडियन सिटीजन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉर्म अ 1% कंपनी। सिर्फ और सिर्फ इंडियन जो रेसिडेंट्स हैं वही 1% कंपनी को बना सकते हैं, कोई भी एनआरआई फॉरेन नहीं बना सकता, ठीक है। इट्स मिनिमम पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख। बच्चे ध्यान रखना 50 लाख से ज्यादा का बिजनेस मत करिएगा, वरना ओपीसी से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा प्राइवेट में, या तो आप पब्लिक में भी जा सकते हैं, डीम्ड पब्लिक भी बना सकते हैं, ठीक है। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर, मतलब आपकी 2 करोड़ से ज्यादा की सेल्स नहीं होनी चाहिए, मतलब टोटल रेवेन्यू जनरेटेड जो है वो आपका 2 करोड़ से नहीं ज्यादा होना चाहिए, वरना आपको आगे अपना जो एमओए और एओ है वो बढ़ाना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी या फिर उससे ज्यादा आगे तो प्राइवेट कंपनी में, स्मॉल कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। इट कैन नॉट कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। बच्चे ध्यान रखना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, जैसे मुथूट फाइनेंस, उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस, जैसे लोन देना, लोन रिकवर करना, डिपॉजिट्स लेना, उनको अदर कहीं पे जगह पे इन्वेस्ट करना, लोगों से बॉन्ड्स बनाना, मतलब पैसा लेना और वो आप पैसा कहीं और फर्दर इन्वेस्ट कर दें जिससे कोई रेवेन्यू जनरेट हो तो आप भी रखें, थोड़ा बहुत कमीशन उनको भी दें। ऐसे काम नहीं करने 1% कंपनी, कोई भी एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा काम नहीं कर सकती, मतलब बैंक भी नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम भी कर रही है, लोन भी दे रही है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। बजाज फाइनेंस वाला काम नहीं करना है, डीएमआई फाइनेंस वाला काम नहीं करना है, ठीक है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वाला काम नहीं करना है, आपको क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं देनी है, आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। सो अब हम लोगों ने बात कर लिया है कितने तरीके की कंपनीज होती हैं, कितने सब बाइफर्केशन है, इन सब के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की जो हमारे कोर्स की, दैट मींस पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है, मतलब अपने शेयर्स इशू कर सकती है, अलग अलग लोगों से पैसा ले सकती है। शेयर्स इज जस्ट लाइक अ पिज्जा, पिज्जा एक कंपनी है, उसका एक स्लाइस अगर मैंने लिया तो उसका पैसा देना पड़ेगा, वो मेरा शेयर है, उसके बदले में जो मैंने पैसा दिया वो पिज्जा वाली कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया और मुझे पिज्जा का स्लाइस मिल गया। जिस दिन मैं ये पैसा वापस लूंगा, मतलब ये पिज्जा की स्लाइस और महंगी होने लग गई तो मैं वो पैसा वापस ले लूंगा। अब मैंने 10 रुपए की स्लाइस खरीदी थी, अब ये स्लाइस महंगी हो चुकी, 20 रुपए की हो चुकी, तो मैं कंपनी से 20 रुपए वापस ले लूंगा और इस पिज्जा की स्लाइस वापस रख दूंगा। अब कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो वो 20 रुपए की स्लाइस खरीद लेगा और उसके बाद वो 20 रुपए कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद अब वो 20 रुपए की स्लाइस 30 रुपए 40 रुपए की होगी तो वो स्लाइस फिर से रख देगा और बदले में वो पैसा वापस ले लेगा, उसका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, उसकी वो इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसी हमारी पब्लिक कंपनी काम करती है और पब्लिक कंपनी का इसी फंक्शन को हम लोग शेयर्स कहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर भी इसको कंसीडर किया जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारे शेयर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? दीज शेयर्स व्हिच गेट प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू बी डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? दीज आर नॉट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड कॉल्ड इक्विटी शेयर्स एंड डू नॉट एग्रीगेट प्रेफरेंसेस एंड अबव रिस्पेक्ट। बच्चे ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके के शेयर होल्डर, एक प्रेफरेंस जिनको प्रेफरेंसेस दी जाती है और एक होते हैं इक्विटी जिनको पैसा दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको सेफ्टी मिलती है, रिस्क नहीं होता लेकिन पैसा कम होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क बहुत ज्यादा होता है, उनका पैसा डूब सकता है,
लेकिन पैसा जो रिटर्न में मिलता है वो भी कहीं ज्यादा होता है। तो बच्चे रिस्क से इश्क है तो आप इक्विटी शेयर होल्डर बन जाना, अगर रिस्क नहीं लेने वाला है बिल्कुल तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बन सकते हो। सर क्या डिफरेंसेस हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स मिलते हैं, प्रॉपर डिविडेंड्स मिलते हैं, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तब भी डिविडेंड मिलेगा और नहीं हो रहा है तो तब भी डिविडेंड मिलना ही मिलना है। ऐसे ही शेयर्स को हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। अगर कंपनी कभी बंद होने के हालात पे आ जाती है तो आपको जितना भी पैसा कंपनी में एज अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन्वेस्टेड है तो वो सारे का पैसा इकट्ठा किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और आपको वापस कर दिया जाता है विद योर रिस्पेक्टिव डिविडेंड्स एज वेल। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर है, डिविडेंड भी आपको प्रॉपर टाइम पे मिलता रहता है, लेकिन डिविडेंड की जो क्वांटिटी होती है, जो अमाउंट होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन वहीं पे बात करें अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा सेफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर कंपनी खराब हो जाती है या काम करना बंद कर देती है, उसका लिक्विडेशन मतलब उसको बेचना पड़ जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ईदर फॉर द 10 रुपए, ईदर फॉर द 10 करोड़, सारा का सारा पैसा आपका चला जाएगा। बच्चे ध्यान देखिएगा, लेकिन इस रिस्क यहाँ पे कंपनियां को पैसा भी बेशुमार देती है। आपको डिविडेंड भले अनइक्वल मिलता हो, कभी मिलता हो कभी ना मिलता हो, लेकिन कंपनी जब पैसा कमाती है तो अथाह पैसा आपको मिलता है इन इक्विटी शेयर्स। बच्चे ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं बट सेफ्टी तो है लेकिन पैसा नहीं है। इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलते हैं लेकिन सेफ्टी तो नहीं है, लेकिन पैसा काफी ज्यादा है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स के दो के डिवीजन है सर, 2 + 2 + 2, 2 2 4 2 6, दो तरीके, मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है प्रेफरेंस शेयर्स। वो कैटेगरी, एक कैटेगरी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक कैटेगरी 2 पार्ट में डिवाइडेड है और एक कैटेगरी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सर कैसे डिवाइडेड ज्यादा बताना। विद रेफरेंस ऑफ डिविडेंड, कुछ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कुछ नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं। मतलब मान के चलो कि मैंने क्या कहता, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। दैट मींस अगर कंपनी पैसा कमा पा रही है तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं कमा पा रही तो भी मिलेगा। अब नहीं कमा पा रही तो पैसा कहां से लाएगी, चोरी करके तो लाएगी नहीं। तो भाई यहां पे क्या होता है, आपके शेयर्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं कि आपका जो डिविडेंड है, इस साल 10,000 मिलना था, कंपनी पैसा नहीं कमा पाई, अगले साल 20,000 मिलना था, तो अगले साल 20,000 जब पैसा कमा लेगी वो तो देगी, इस साल का 10,000 भी देगी, मतलब अगले साल 20,000 नहीं 30,000 मिलेगा। इसे एक्यूमुलेशन कहते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा हो जाना, तो इसको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन पे अगर कभी डिविडेंड अरियर हो जाता है तो आगे मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे बात करें नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स तो हैं, सस्ते में शेयर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपका एक साल भी अगर कंपनी पैसा नहीं कमा पाती और आपके प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आपको नहीं मिल पाता क्योंकि कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, तो अगले साल आपको वो पैसा रिकवर नहीं होगा। आपको अगले साल का जो डिविडेंड जो आपका बनता है पड़ता वो मिल जाएगा, लेकिन पिछले साल का जो अरियर हो गया है वो एक्यूमुलेशन के फॉर्म में आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। ऐसे को नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। तो बच्चे ध्यान रखना, डिविडेंड के प्रोस्पेक्ट से क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब जिसमें अरियर हो जाए लेकिन आपका पैसा बाद में मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ये नॉन क्यूमुलेटिव मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आगे मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन पिछला जो अरियर हो गया वो आपको क्या पता ना मिले। तो सर इसमें तो प्रेफरेंस शेयर का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ फायदा नहीं है, लेकिन अगले साल तो मिल जाएगा ना। अगले साल भी सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो यार फिर नहीं मिलेगा, उसके अगले साल भी नहीं हुआ तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो हमारा जो पैसा इन्वेस्टेड है तो वही वापस मिल जाएगा। लेकिन सेफ्टी फिर भी है, एक्स्ट्रा पैसा कमा नहीं पाओगे लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट किया, निवेश किया है वो आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर होता तो वो भी नहीं मिलता, पैसा तो नहीं मिलता, डिविडेंड तो नहीं मिलता, जो पैसा इन्वेस्ट किया वो भी चला जाता। आगे बात करते हैं विद रेफरेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, दैट मींस पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। बच्चे ध्यान रखना, वैसे तो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। यहां पे लिखते हैं नो वोटिंग राइट, दैट मींस यहां पे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। इनसे कोई भी नहीं पूछता, इनसे कोई भी नहीं कहता कि यार कंपनी में ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनसे कोई नहीं पूछता। इक्विटी शेयर होल्डर को लेते, क्योंकि भाई जो रिस्क लेता है वो अच्छी एडवाइस देगा। जिसको रिस्क नहीं लेना खड़ा, चल ये भी कर दे, मुझको तो पैसा मिल ही रहा है, मुझसे क्या मतलब। तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इसीलिए कोई वोटिंग राइट नहीं दिया था, क्योंकि इनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ही नहीं होगा इसमें। इक्विटी शेयर का फाइनेंशियल बेनिफिट होगा कि भाई कंपनी बढ़ेगी, प्रमोट होगी, अच्छा पैसा कमाएगी तो उन्हें भी डिविडेंड्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे, इनके शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। ये सेफ नहीं खेलते, ये सेफ खेलते हैं, तो इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में कुछ वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर्स को दिए जाते हैं उनके डिविडेंड के रिस्पेक्ट्स में। मतलब अगर कल को इनको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब कल को इनको डिविडेंड नहीं मिला, या फिर डिविडेंड किस तरीके से देना चाहिए शेयर होल्डर्स को, इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट के अंदर थोड़े बहुत वोटिंग राइट दिए जाते हैं। कोई भी इंटरनल मैनेजमेंट के वोटिंग राइट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड कैसे पे करना है उसके वोटिंग राइट थोड़े बहुत दे दिए जाते हैं, वो भी सिर्फ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। मतलब अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो वो राइट्स भी छीन लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं
तो ही आपको वोटिंग राइट के एस्पेक्ट में आपको वोट्स मिल जाएंगे, आप उसमें इंटरनल मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकते हो, बाकी मैनेजमेंट से आपको दूर रहना पड़ेगा। हां, अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो सीधी बात यह है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। वोटिंग जो आपको मिली है उसकी डिविडेंड उससे भी तो आप दूर रहेंगे, और उसके साथ साथ इंटरनल मैनेजमेंट से आपको दूर है ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे हमारे विद रेफरेंस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? आप अपने शेयर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। भाई प्रेफरेंस शेयर बहुत दिन सेफ खेल लिया, अब तो यार धुआंधार पारी खेलनी है, अब तो भयंकर तरीके से मुझे क्या करना, रिस्क लेना है, तो मैं क्या अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं बिना बेचे? मतलब मेरा पैसा उतना ही इन्वेस्टेड, उतने के मेरे को प्रेफरेंस शेयर हटा दिए मेरे डीमैट अकाउंट से और मेरे को क्या मिल गया? इक्विटी शेयर मिल गया। ये करने की संभावनाएं तभी हो सकती हैं जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल खरीदे हो। कभी कभी कुछ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लेते हैं जो सस्ते मिलते हैं, लेकिन अगर कल को फ्यूचर में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और प्रेफरेंस शेयर्स में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता जितना आपको इक्विटी शेयर में मिल रहा होता, तो उस समय पे नॉन कन्वर्टेबल वाला कभी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन कन्वर्टेबल वाला अपने शेयर्स कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है और अच्छा खासा लाभ कमा सकता है। तो बस यही तीन डिवीजन थे हमारे, और विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन एज वेल, एक रिडम्पशन का एक और डिफरेंस है बच्चे, ध्यान रखिएगा। कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कुछ होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है कि कंपनी इसको वापस करती है। कंपनी इसको वापस करने का मतलब क्या है कि मान के जो मैंने तुम्हें प्रेफरेंस शेयर्स दिए थे, तुम एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, मैंने अपने प्रेफरेंस शेयर तुमको बेच रखे हैं, लेकिन कल को कंपनी को लगा यार ये आदमी ठीक नहीं है, इससे ना प्रेफरेंस शेयर्स वापस ले लो, तो कंपनी आपसे वापस तभी ले सकती है जब उसने आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए हों। आपसे वो कभी भी वो बाय बैक कर सकती है शेयर्स, कभी भी आपसे छीन सकती है वापस। लेकिन अगर आपने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी लिए हैं तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, कंपनी आपसे वो कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स वापस नहीं ले सकती है। ठीक है, ये तब तक वापस नहीं ले सकते जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। भाई जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक भाई कंपनी बंद होगी, तब तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर कोई काम की नहीं रहेगा, तभी वो रिडीम हो सकते, तभी आपका वो पैसा वापस आ सकता है। वरना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने खरीदे तो कंपनी कभी भी चाहे तुमको नॉकआउट कर सकती, तुम्हारा पैसा वापस कर देगी और तुमसे प्रेफरेंस शेयर्स वापस ले लेगी। तो वो रिडीमेबल होते हैं, और इरिडीमेबल क्या होते हैं जो कंपनी आपसे कभी वापस नहीं ले सकती अनटिल एंड अनलेस आपकी कंपनी क्या हो रही हो, वाइंड अप हो रही हो। वाइंड अप मतलब लिक्विडेट, मतलब बंद हो रही हो। ठीक है, दैट्स इट अबाउट इट। अब हम लोग बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, अब हम लोग बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स इज अ डिफरेंट थिंग। इक्विटी शेयर्स पे मेन बात होनी, हमारी जो प्रॉपर अकाउंटिंग वो इक्विटी शेयर्स की चलती है। प्रेफरेंस शेयर्स के एक दो क्वेश्चन डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल में आ जाते हैं, वो हमारे बोर्ड्स प्रोस्पेक्ट के नहीं है। ठीक है, ना ही यूपी, ना ही ऐसी, ना ही आपके सीबीएसई, कहीं भी किसी भी प्रोस्पेक्ट में नहीं है। तो अब सीधी बात करी जाए कि जो अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो किस तरीके से वर्कआउट करती है। इक्विटी शेयर्स रिस्की हैं, पैसा ज्यादा मिलता है, ये कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और प्रेफरेंशियल, नॉन प्रेफरेंशियल, इन सब में कोई बवाल नहीं होता। ये बस क्या है, ठेठ इक्विटी शेयर, ठेठ इक्विटी शेयर्स। इसमें फर्दर डिवीजन होता है वोटिंग राइट्स का और नॉन वोटिंग राइट्स का। एक वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स होते हैं, नॉन वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स होते हैं। ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं इतना ज्यादा एक्स्ट्रा, तो मैं अगर पढ़ाने पे आऊं पढ़ा तो दूं, लेकिन ये सब बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट में आएगा। ठीक है, तो अभी आपके में नहीं है, इसका फर्दर डिवीजन होता है। बहुत बच्चे समझते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के डिवीजन होते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 डिवीजन प्रेफरेंस शेयर्स के होते हैं। इक्विटी शेयर्स के कोई भी डिवीजन नहीं होते, बट मैं बता दूं, मैं इक्विटी शेयर्स के भी डिवीजन होते हैं, वोटिंग के बिहाफ पे और नॉन वोटिंग की वजह से। कभी कुछ इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग्स भी हटा ली जाती है, कुछ इक्विटी शेयर्स की वोटिंग भी हटा दी जाती है। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग नहीं मिलती, मैं समझता हूं, लेकिन इक्विटी से भी कुछ वोटिंग हटा दी जाती है। तो ऐसे इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं आपको नहीं ज्यादा समझाने वाला। ठीक है, तो सीधी बात करते हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन द अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल में। अब हम जो इक्विटी शेयर्स की अकाउंटिंग करने वाले, जर्नल एंट्री पास करने वाले, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अरियर, प्रोराटा, री इशू, ये सब करने वाले हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तब तक आप अपनी अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहला क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सबसे पहला क्या बच्चों, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, ये वो पैसा है, दिस इज दैट अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान रखना। अगर कंपनी 100 शेयर इशू कर रही है, 100 लोगों से पैसा मांगना चाहती है, 100 शेयर इशू करे, अब एक इंसान 100 खरीद ले या फिर 100 अलग अलग खरीदे, वो कंपनी का मैटर नहीं है। ठीक है, तो अगर कंपनी 100 शेयर इशू कर रही है तो उसको 100 प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे। सर प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टस होता है एक न्योता कि भैया हमारी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, आइए कंपनी के शेयर खरीदिए।
हमारी कंपनी में इस तीती एसेट्स हैं, इतना इतना प्रॉफिट जनरेट किया उसने 4 साल में, उसका ये कैश फ्लो है, उसने ऐसे ऐसे रेशियोज हैं उसके, ये सब कुछ प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। जस्ट है आपकी इंस्टा आईडी, उसमें आपकी फोटोज वोटोज लगी और एक इंसान बढ़िया लग रहा है, इसको फॉलो कर लेते हैं। ये चीज प्रोस्पेक्टस करती है। 100 इशू है, 100 शेयर इशू कर रहे हो तो एक प्रोस्पेक्टस नहीं 100 प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। 1 लाख शेयर इशू कर रहे हो तो 1 लाख प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। 1 करोड़ शेयर इशू कर रहे हो तो 1 करोड़ प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। और अगर एक भी प्रोस्पेक्टस तुमने मिस कर दिया, मतलब मान के जो 100 आपने शेयर इशू किए और 99 प्रोस्पेक्टस इशू किए, एक प्रोस्पेक्टस आपने इशू नहीं किया, वो आप रह गया आपका। तो बच्चे ध्यान रखना, सेबी के गाइडलाइंस के थ्रू और कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है आपसे कि हर एक प्रोस्पेक्टस पे 50,000 रुपए का फाइन है। तो मतलब हम 2 प्रोस्पेक्टस छोड़ दिए तो 1 लाख रुपए चला गया, आपका फाइन देना पड़ जाएगा। 4 प्रोस्पेक्टस छोड़ दिए तो 2 लाख चला गया। 8 प्रोस्पेक्टस छोड़ दिए तो 4 लाख चला गया। 10 प्रोस्पेक्टस छोड़ दिए, 1 लाख इशू किया, 1 लाख शेयर इशू किया, 10 प्रोस्पेक्टस भूल गए इशू करना तो 5 लाख रुपए का घाटा हो गया। ऐसे होता है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, तो सेक्शन 39 बोलता है कि मिनिमम जो पैसा है कि आप पूरी भारत से कितना पैसा लोगों से इकट्ठा करना चाहते हो, उसे बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है ये आपको अपने प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक इन्विटेशन है पब्लिक की कि आप सब्सक्राइब कर लें हमारे सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स को। ये मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है कि अमाउंट ऑफ मनी यू आर इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, कितना पैसा, कितनी पूंजी आप बिजनेस में लगा रहे हो। कल को आप अगर बिजनेस अपग्रेड करोगे, कोई नई चीज इंपोर्ट कराओगे, कोई नया बिजनेस की फील्ड में एंटर करोगे उसी बिजनेस के रिलेट में, तो ये जो पैसा यूज होगा उसे कोई कैपिटल कहा जाएगा। ध्यान रखना, कोई एसेट आ रही है वो भी कैपिटल है, कोई पैसा आ रहा है वो भी कैपिटल है। बस ध्यान रखना बिजनेस में वो इन्वेस्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने घर में टीवी लेके आओ और बोले मेरे बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई, नहीं, वो आपके बिजनेस की कैपिटल नहीं। बिजनेस में अगर आपने कोई टीवी लगा दी और जो आपके कस्टमर्स हैं वो वेटिंग एरिया में बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो वो टीवी भी आपकी कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट करी जाएगी। लेकिन स्टिल यहां पे कैपिटल का मतलब है जो पैसा आपने पब्लिक से इशू किया है, पब्लिक से मांगा है कि फर्दर आप अपना बिजनेस करेंगे, उससे जो पैसा कमाएंगे वो उनको भी शेयर करेंगे, तो वो कैपिटल के रिस्पेक्ट में यहां पे लिखा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे, शेयर कैपिटल क्या होती है? ऐसी कैपिटल जो शेयर्स के थ्रू इशू करी जाए। मतलब आपको कैपिटल की जरूरत है, मतलब पैसे की जरूरत है, आपने शेयर मतलब कंपनी का मालिकाना हक दे दिया किसी को, बदले में पैसा ले लिया, तो ऐसी कैपिटल को, एक जो आप अपने घर से पैसा लेके आए हो वो आपकी कैपिटल होगी, जिसको आप बोलते हो पर्सनल कैपिटल आपकी, ठीक है। एक आपने क्या किया कि आपने कंपनी का मालिकाना हक बेच दिया, बदले में पैसा ले लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मतलब सिंपल कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब जो कैपिटल शेयर्स के थ्रू इशू करी गई। ऑथराइज कैपिटल का मतलब है जो पीक, कितना पैसा टोटल तुम ऑथराइज कर सकते हो, मतलब आप अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट में कितना पैसा मैक्सिमम निकाल सकते हो। इससे 1 रुपए भी ज्यादा आया तो आप पे क्वेश्चन मार्क होंगे कि ये पैसा आया, ज्यादा कैसे आया, और इससे ज्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एक हो गया आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कि आप मिनिमम कितना सब्सक्राइब करना चाहिए। इट इज मिनिमम स्टेटेड दैट द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी सब्सक्राइब्ड टू द पब्लिक बिफोर अलॉटमेंट। The prospectus must be subscribed by the public before allotment। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि ऑथराइज कैपिटल जो पीक लेवल ऑफ ऑथराइज कैपिटल मतलब पीक लेवल ऑफ पैसा, मतलब आप 1 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं पब्लिक से इशू कर सकते, 10 करोड़ से ज्यादा पैसा इशू नहीं कर सकते, ये ऑथराइज कैपिटल होती है। और मैंने एक चीज बताना भूल गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो था, मतलब मिनिमम कितना पैसा आना चाहिए, और ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या कि मैक्सिमम कितना ले सकते हो। मिनिमम कितना पैसा आना चाहिए और मैक्सिमम कितना ले सकते हो। वैसे तो सेबी की गाइडलाइंस के थ्रू, सिक्योरिटीज बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के थ्रू 90% सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। मतलब आपने 100 रुपए मांगे हैं पब्लिक से तो 90 लोग तो आपको पैसा दे ही दे। और आपका ऑथराइज कैपिटल 100 है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आपके पास आना चाहिए। 1% से भी कम आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, 1 रुपए भी कम आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का है, ठीक है। मैक्सिमम 100% इसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज आवर इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन आवर शेयर कैपिटल, ठीक है। लास्ट में है बच्चे हमारा इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे इशूड कैपिटल क्या है, मतलब मान के चलो कि आपने 100 शेयर्स इशू करें, मतलब 100 शेयर्स की आपकी ऑथराइज कैपिटल है, उसमें आप अभी पैसे की जरूरत नहीं है इतनी, आप चाह रहे हैं कि आप 100 शेयर्स में से 20 शेयर्स ही पब्लिक को इशू करें जिससे आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसे शेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल कहते हैं, ठीक है। दैट मींस इशूड शेयर्स की मतलब 100 रुपए की कैपेसिटी है, उसमें से 20 ही इशू किए, तो ये इशूड कैपिटल है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट हैज बीन कॉल्ड अप द कंपनी। अब एक शेयर भी पैसों में डिवाइड होता है। जैसे मान के चलिए कि जो आपका एक शेयर था, ध्यान दीजिएगा, आपकी ऑथराइज्ड शेयर्स कितने? 100, जिसमें से आपने इशू कितने किए? 20। उसमें से जो 20 शेयर हैं वो 20 शेयर डिवाइडेड हैं किसमें बच्चे? 1 रुपए एप्लीकेशन का है, 1 रुपए अलॉटमेंट का है, अरे हाँ, एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपए की है,
₹2 एप्लीकेशन का है, ₹3 अलॉटमेंट का है, ₹4 फर्स्ट कॉल का है और ₹1 फाइनल कॉल का है। तो इसमें से आपने अभी तक एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल अभी तक नहीं मांगा है, फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगा है आपने। तो ये जो 2 कॉल्स अभी तक आपने मांगी है, इन्हीं कॉल्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? इन्हीं कॉल्स को हम लोग बोलेंगे, इन्हीं कॉल्स को बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। इन्हीं कॉल्स को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? कॉल्ड अप कैपिटल। इसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। मतलब अभी तक कितना पैसा हम लोग मांग चुके हैं पब्लिक से। एक शेयर फर्दर डिवाइडेड होते हैं मेनी पार्ट्स में, उसका जितना भी पार्ट मांग लिया वो कॉल्ड अप कैपिटल है। सारा मांग लिया तो सब कॉल्ड अप हो गया, ठीक है, पूरा कॉल्ड फुली कॉल्ड अप हो चुका है, ठीक है। पेड अप कैपिटल मतलब कितना पैसा आपको मिल चुका है। मांगा तो ₹10 था, मिला अभी तक ₹8 ही है, अभी ₹2 एरियर चल रहा है, नहीं देगा तो उसको कॉल से एरियर कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत करेगा तो सारा पैसा जब्त कर लेंगे, शेयर्स भी छीन लेंगे, किसी और को बेच देंगे, ठीक है, बाय बैक कर लेंगे उसका। ओके, बाय बैक क्यों, छीन कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या मतलब? इट इज अ पार्ट ऑफ इंक्रीज कैपिटल और पोर्शन दैट इज अनकॉल्ड शेयर और अनलिमिटेड कंपनी बाय विच कैन बी कॉल्ड इन द केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा पैसा है जो हमने अभी तक बचा के रखा है और तब तक उसे नहीं मांगेंगे जब तक हमारी कंपनी कतई बिकने की कगार पे नहीं आ जाएगी। सर ऐसी कंपनी में कौन पैसा देगा जो कंपनी पता है अगले दिन बिक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और ऐसी कंपनी में फिर पैसा इन्वेस्ट ही कौन करेगा? ये रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है? ऐसी कैपिटल जो रिजर्व है, मैंने अभी तक अनकॉल्ड है, मैंने अभी तक कॉल नहीं करी, हाँ जिस दिन मेरी कंपनी का आखिरी वक्त आ रहा होगा उस दिन जो है मैं इस पैसे को मांगूंगा और अपने सारे कर्ज निपटाऊंगा। अरे तुम तो अपने कर्ज निपटा दोगे, जो दूसरा तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उसका क्या होगा? तो सीधी बात ये सिर्फ ऑन पेपर ही अच्छा लगता है, ये एक्चुअल रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसी कंपनी जो होती है इसे अनलिमिटेड कंपनी कहा जाता है। आप कहोगे सर ये तो एक नया फॉर्म आ गया, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? अभी आपने प्राइवेट, पब्लिक और वन पर्सन कंपनी और ये सब नाटक बताया आपने। अब अनलिमिटेड कंपनी कोई कंपनी नहीं है, इट्स जस्ट एन इल्यूजनरी कंपनी जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। भाई सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की क्या होती है कि कंपनी कभी भी लोन में अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो कंपनी को बेच के पैसा रिकवर किया जाएगा, प्रमोटर की पर्सनल प्रॉपर्टी, उसकी पर्सनल एसेट्स, उसकी इज्जत पे कोई भी बात नहीं आएगी। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जस्ट लाइक पार्टनरशिप, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस, जहां पे अगर बिजनेस डूब गया तो लोन देने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ सकती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो अनलिमिटेड कंपनी सिर्फ पेपर्स में अच्छी लगती है कुछ नॉर्म्स को डिस्क्राइब करने के लिए। एक्चुअल दुनिया में अनलिमिटेड कंपनी जैसा कुछ होता ही नहीं है, बस पेपर में ही है, ठीक है। तुम ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है। अगला होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल का पार्ट कुछ सेव करके रखा है, फ्यूचर में अपग्रेडेशन में काम आ जाएगा। मतलब आपने मान के चलो ₹10 का शेयर था, ₹5 मिल गए, ₹5 वो दे ही नहीं रहा है, अब उससे बात करो तो गोस्ट हो रहा है, वो कॉल ही नहीं उठा रहा, शेयर दे ही नहीं रहा, तो मैं उसके शेयर छीन लूंगा, उसका ₹5 भी छीन लूंगा, क्योंकि ये फाइन है। मेरे को गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है, पावर दे रखी है कि अगर आपका कोई शेयर मारता मतलब पैसा नहीं देता है, तो भाई आप उसका सारा पैसा जब्त कर लेना, वो शेयर किसी और को बेच देना जो आपको पैसा दे, और उसका पैसा भी रख लेना, जो पिछला वाला पैसा नहीं दे रहा था ना, जितना भी दिया वो सब रख लेना। वो रख लोगे तो उसे फॉरफिटेड कैपिटल बोलते हैं, और वो फॉरफिटेड कैपिटल कहाँ स्टोर होती है? कैपिटल रिजर्व में। फ्यूचर में कभी कोई फाइन वाइन पड़ गया आप पे या फिर आपको कहीं घाटा हो गया तो ये सारा का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व का यूज किया जा सकता है उसमें, ठीक है। ये फ्री फंड का पैसा होता है, ठीक है। सो आई होप तुमको ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लिखते हुए चलना, कोई भी चोट्टा पाई नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है, कोई भी चोट्टा पाई नहीं करनी है, कोई भी लथार्जिकनेस नहीं रखनी, क्योंकि यही मौका है, यहीं पे करना है, यहीं पे ही सारा का सारा जो डिसीजंस है वो निकाल लिए जाएंगे। यहीं पे जो अब यहां पे फेल हो गया फिर कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारे पास समय नहीं बचा है, तो अब जल्दी जल्दी करना है, फास्ट सेक्शन में मूव करना है। अभी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसको कर लिया, 2 स्लाइड्स और बची हुई हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल जर्नल एंट्री, और उसके बाद मैक्स जर्नल एंट्रीज पे भी शिफ्ट अप करेंगे, बड़े आराम से कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। ओके, सो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब शेयर्स जो होते हैं आपके प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, ठीक है। शेयर्स फॉर कंसीडरेशन, ये सब बच्चे मैं आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तभी कंप्लीट कराऊंगा, अभी ये सारी की सारी चीजें पढ़ाने योग्य नहीं है, ये सारी की सारी चीजें अभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे न्यूमेरिकल के पार्ट्स हैं। तो दैट मींस आज जितनी हम लोगों ने थ्योरी करी है दैट इज मतलब वो दी एंड है हमारी थ्योरीज का। इससे ज्यादा थ्योरी आपके शेयर्स में नहीं पूछी जाती है। शेयर्स को अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीजों को कंसीडर रखना है। हम लोग अपने शेयर्स की जर्नी को 5 डेज के अंदर पूरा कर लेंगे, पूरा का पूरा शेयर्स आपका जितना आपके बोर्ड्स में आस्क आउट होने वाला है टिल अब दी PYQs 5 दिन के अंदर कवर कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द कॉमर्स क्लब, और ये जो हमारा प्रहार बैच है इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए, प्रॉपर तरीके से इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उन लोगों को भेजो जो लोग सच में
में चाहते हैं पढ़ना इस समय और उनको लग रहा है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये बैच उनके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है और दैट विल गिव देम अ प्रॉपर फीडबैक। वहाँ पे उनको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा कि यार हाँ सच में अभी भी उम्मीद है। ठीक है, हम लोग टाइम टू टाइम आपके साथ क्लासेस लाते रहेंगे और हम लोग बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को भी कंसीडर करने वाले हैं। दैट मींस एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड विद द कॉमर्स क्लब। मेरा नाम है प्रियांश दीक्षित, साइनिंग ऑफ। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।